नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू आज हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याकरण कहा किसे जाता है, व्याकरण है क्या चीज़, तो व्याकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। व्याकरण भाषा का वह शुद्ध रूप है जिसे हम पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने का शुद्ध प्रयोग करते हैं। वही हमारी बोलचाल की भाषा में हिंदी में शुद्ध परिनिष्ठित व्याकरण कहा जाता है। दूसरी बात, व्याकरण शब्द में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। आपको जो प्रश्न आपके बनेंगे तो व्याकरण में आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्याकरण में संधि कौन सी है। तो व्याकरण में संधि क्या होगी, संधि जब आप आगे पढ़ेंगे चीज़ों को जानेंगे, सिर्फ इतना जानते रहिए कि व्याकरण में संधि क्या होगी। तो व्याकरण की जो संधि है उसका जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा विधन आकरण। विधन आकरण, इसमें यण संधि बनेगा। आप लोगों को अभी लगेगा कैसे बना। इक प्रत्याहार आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे या जानते होंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इसमें कहा जाता है कि इक का अगर पहले आ जाता है और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो अगर ई आता है तो ई का या हो जाता है, ऊ आता है तो ऊ का वा हो जाता है। तो यहाँ पर बी आया यानी ई आया तो ई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और जो वर्ण होते हैं उसके आगे वाले वो व्यंजनांत हो जाते हैं, आधा हो जाता है। तो बा यहाँ पे आधा हो जाएगा। और यहाँ पे दीर्घ आ है तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी का, रा और रा, का, रा और रा। तो ये बना आपका व्याकरण। आपसे अगर पेपर में पूछ लिया गया कि व्याकरण में संधि, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आपका यण संधि होगा। और अगर पूछ लिया गया कि व्याकरण में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो बी उपसर्ग लगा है। वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्नता या विशेषता, यानी कि भिन्नता या विशेष होता है। असमानता भी इसका अर्थ होता है, कई रूपों में लिया जाता है। तो आपके व्याकरण में दो चीज़ें बनी, एक तो व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है और एक दूसरा व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है। तो व्याकरण संधि में यण संधि हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर इसके बाद जब व्याकरण को आपको पता चला कि शुद्ध रूप से पढ़ने, और व्याकरण जो होता है भाषा के अधीन नहीं होता है। ये भाषा जो व्याकरण होती है परिवर्तित होते रहते हैं, जिसमें से इसके बाद जब व्याकरण समाप्त होता है तो आता है वर्ण। व्याकरण में सबसे पहले हम आप देखेंगे कि वर्ण कहा किसे जाता है। वर्ण, कुछ लोग कहते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई जो 3 रूपों में होती है वर्ण जो होता है, उसमें हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि वर्ण कहा किसे जाता है। वर्ण के बारे में जानते हैं अखंडित ध्वनि। अखंडित ध्वनि यानी कि ऐसे वर्ण जिसका खंड ना किया जा सके, यानी कि अखंडित। जब ह्रस्व आ जिस शब्द में लग जाए तो उसका समझ लीजिए अर्थ क्या होता है, ना। तो अखंडित ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्ण की जो ध्वनि होती है यह सिर्फ सुनने और बोलने की विषय होती है, इसे हम लिखकर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और वर्ण जो होता है बोलकर, सुनकर, लिखकर, देखकर हम कई रूपों में इसे जानते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, या शब्द की कह लीजिए जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे आप का को ले लीजिए, ये क्या है, वर्ण है। अगर हम इसका खंडन भी करते हैं तो का प्लस अ, यानी कि इसके आगे हम इसका खंडन नहीं कर सकते। इसलिए वर्ण एक ऐसी शब्द की वह सार्थक इकाई है, छोटी इकाई है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के बारे में आपने जाना कि ध्वनि सिर्फ सुनने का विषय है, बोलने का विषय है, और इसके आगे उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो वर्ण के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द की सबसे छोटी या सार्थक इकाई क्या होती है, तो शब्द की सबसे छोटी या सार्थक इकाई आपकी छोटी या सार्थक इकाई जो आपकी होगी वह आपका
वर्ण, अक्षर और आपका ध्वनि, ये तीनों होंगे। लेकिन इन तीनों के आपके प्रश्न जब सॉल्व कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट में तो बताए जाएंगे कि किस तरीके से आएगा तो आपका वर्ण होगा, किस तरीके से आपका आएगा तो अक्षर होगा, किस तरीके से आएगा आपका ध्वनि होगा। या दे दिया गया है वर्ण, अक्षर, ध्वनि और सभी, तो उसमें से किस आधार पे इनमें से सभी होंगे। तो ये जब आपको आगे PDF आपको मिलेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद वर्ण के बारे में जानना आपने, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसके बाद वर्ण के बाद हम आगे पढ़े, वर्ण के बाद आएगा आपका वर्णमाला का। वर्ण के बाद हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ेगा वो होगा वर्णमाला का। वर्णमाला में हम ये चीजें जानेंगे कि सबसे पहले वर्णमाला कहा किसे जाता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह का मतलब क्या होता है कि क्रम से हो, ये नहीं कि कोई भी वर्ण कहीं पर आप लिख दीजिए तो वर्णमाला हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी कि जो वर्ण आता है आपका जब वर्णमाला शुरुआत होगा आ आएगा, ये नहीं कि पहले आप दीर्घ आ का प्रयोग करेंगे फिर ह्रस्व आ का प्रयोग करेंगे या का खा कोई भी वर्ण ला देंगे। वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, हर पेपरों में आते हैं। तो वर्णमाला से आपका दूसरा जब क्वेश्चन बनना शुरू होगा तो वर्णमाला के पूछा जाएगा वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन, अब वर्णमाला की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब इन 52 वर्णमाला में 52 वर्ण आए कहाँ से, उस चीज को हमको जानना है। जिसमें से स्वर के बारे में जानेंगे। हिंदी में स्वर की संख्या जो होती है वर्ण स्वरों की वो होती है 11 और जो व्यंजन की संख्या होती है वो होती है 33। अब हमें जो पढ़ना है सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्वर कहा किसे जाता है, स्वर के बारे में जो चीज़ें होती है जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के रूप से बोला जाए या स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं जिसे आप कहते हैं, स्वर के भेद के बारे में पूछ लिया जाए तो स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व, दूसरा होता है आपका दीर्घ और तीसरा आपका होता है प्लुत। ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसके आगे हम फिर देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो स्वर का भेद है 3, स्वर के भेद कितने हुए 3। आपसे पूछ लिया गया कितने भेद, स्वर की संख्या कितनी है 11, भेद कितने हैं 2। कौन कौन से, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है 11, व्यंजन की संख्या कितनी है 33। अब आपने सोचा कि वर्णमाला तो की संख्या तो 52 है, ये तो इतना हो नहीं रहा, आगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। अब हम आगे देखते हैं कि स्वर को 3 भागों में हमने बांटा था, पहले भी अभी भी बता दें। स्वर को 3 भागों में बांटा गया। एक आपका हुआ ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा
तीसरा प्लुत स्वर। कभी कभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्वर के 3 भेद होते हैं, तो मात्राओं के कितने भेद होते हैं स्वर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भेद कितने हुए? 3। मात्राओं के भेद कितने हुए? वो भी 3। स्वर के भेद 3 कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इन्हीं के मात्राओं के रूप में भी जाना जाता है। ह्रस्व स्वर का एक दूसरा नाम है मूल स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के स्वरों के उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से यानी कि मूल स्वर से दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर का 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे कि हर एक का अलग अलग करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर के भी बारे में जानेंगे। तो ये रहे आपके स्वर के 3 भेद। स्वर के 3 भेद। अब स्वर के जो 3 भेद हुए हमने 3 भागों में बांटा। इसके बाद 3 भेद तो हो गए। अब आप पूछेंगे कि स्वर जो 11 होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 आपका आ, दीर्घ आ, ई, उ दीर्घ उ जिसे बोलते हैं, री, ए, आए, ओ और औ। तो स्वर की संख्या आपसे पूछा जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके बाद ये तो हुए आपके हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। लेकिन कभी कभी आपसे चीज़ें चेंज कर दिया जाता है, सिर्फ स्वर की संख्या पूछे तो स्वर की संख्या किसी बुक में आप लोगों ने 13 पढ़ा होगा, 13। तो ये चीज़ें देखिए कि स्वर की संख्या, लेकिन स्वर की संख्या ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदी में कि प्राकृत में कि अपभ्रंश में, संस्कृत में। तो वहाँ पर स्वर की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। या कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो भी 13 ही होगा। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या या हिंदी में स्वरों की संख्या या हिंदी में कुल स्वरों की संख्या आपकी 11। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि स्वर की कुल संख्या कितनी होगी या देवनागरी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होंगी, तो होंगी वो 13। अब आगे देखते हैं कि स्वर के तो संख्या 11 हो गई। आपसे पूछ लिया जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो हिंदी में स्वरों की मात्राएं जो होती हैं कितनी होती है? 10। क्योंकि ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, उ की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आपकी औ की मात्रा। स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या आपके कितने हुए? 10 हुए। इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब जिसे हम ह्रस्व स्वर की बात कर रहे थे, ह्रस्व स्वर कहा किसे जाता है? तो ह्रस्व स्वर मूल स्वर जिसे हम कहते हैं, ह्रस्व स्वर का एक दूसरा नाम है, इसे हम मूल स्वर कहते हैं। और जिसकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या या मूल स्वर की संख्या आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती है? 4 होती है। दूसरी बात हम कहेंगे कि ह्रस्व स्वर को एक और नया नाम दिया जाता है जिसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और छंद जब हम पढ़ेंगे तो छंद में हम इसे यानी कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के जो 4 वर्ण आते हैं कौन कौन से आते हैं ये भी देखेंगे।
आ, ई, उ और आपका री, ये 4 वर्ण आते हैं। जब इन्हें हम छंद में पढ़ेंगे, आपको मात्रा निकालना होता है मात्रिक स्वर के, तो छंद में हम इसे लघु वर्ण के नाम से जानते हैं। लघु वर्ण यानी कि इसका एक नाम ह्रस्व स्वर, दूसरा मूल स्वर, तीसरा एक मात्रिक स्वर और चौथा इसे हम लघु वर्ण या लघु मात्राएं के नाम से जानते हैं। जब हम इसे प्रयोग करते हैं तो छंद की जो मात्राएं गिनी जाती हैं इसे एक गिनी जाती है और इसका चिन्ह भी एक की तरह लगाया जाता है। तो ये रहे आपके ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और छंद में इसे हम लघु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु वर्ण की संख्या कितनी है, सब की कुल मिलाकर संख्या कितनी है आपकी 4 है। इसके बाद हम देखेंगे ह्रस्व स्वर तो आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब कहा जाता है कि ह्रस्व स्वर का यानी मूल स्वर का जिसमें दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और जिसकी संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है। और छंद में इसे हम किस नाम से जानते हैं? छंद में इसे हम गुरु वर्ण के नाम से जानते हैं, जिसका चिन्ह आप अंग्रेजी में यस की तरह लगाते हैं या संस्कृत में एक अवग्रह का चिन्ह होता है उसी के रूप में। तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो एक मात्रिक, वहाँ पे आपने देखा चीज़ों को, वहाँ पे हमने देखा कि ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहे, एक मात्रिक स्वर कहे, छंद में लघु वर्ण कहे और उसी के बाद हम दूसरी चीज़ें जो आपको देखे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, इसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे हम छंद में गुरु वर्ण के नाम से जानते हैं और इसका चिन्ह या प्रतीक किस तरह से होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो स्वरों की दीर्घ स्वरों की संख्या है वो 7 कौन कौन सी है। तो आ, ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और आ। तो आपने देखा कि इसकी संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और नया बनता है। आपने देखा एक चीज आपने पढ़ा, ह्रस्व स्वर को आपने क्या कहा था? मूल स्वर। आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती? मूल दीर्घ का मतलब होता है कि जो अपने ही समान वर्णों से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं उसे हम मूल दीर्घ कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल दीर्घ का मतलब है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई? 3। अब आप ये देखेंगे कि मूल दीर्घ ये 3 है कौन कौन से। तो मूल दीर्घ आ, ई और आपका उ। अब ये देखेंगे कि मूल दीर्घ कहा, क्योंकि मूल दीर्घ का मतलब अपने समान स्वर से। ह्रस्व स्वर में आपने देखा वहां पर री को अलग कर देते हैं। मूल दीर्घ जो आपके हैं तो ये 3 आपके यहाँ पे 3 आपके मूल दीर्घ के रूप में आते हैं। जब दीर्घ स्वर में यही चीजें हमें बताना है तो अब आप ये देखेंगे कि मूल दीर्घ बना किससे है। नाम कैसे इसका मूल दीर्घ पड़ा देखेंगे। आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप सही शुद्ध रूप से उच्चारित करते हैं तो ह्रस्व से ज़्यादा समय में आप उच्चारित करेंगे, शुद्ध वर्तनी भी आपकी क्लियर होगी। तो ये रहे आपके मूल दीर्घ। ये क्या थे? ह्रस्व से मूल स्वर थे, लेकिन ये दोनों समान वर्ण मिलने के बाद क्या बन गए आपके 3 मूल दीर्घ। तो आपके पेपर में अगर आया
मूल दीर्घ किसे कहा जाता है या मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। और अपने ही समान वर्ण से आप मिला के देखेंगे कौन कौन से वर्ण बनते हैं। तो ये रहे आपके मूल दीर्घ। अब आगे इसके बाद हम चलते हैं, फिर देखते हैं मूल दीर्घ के बाद आपने देखा कि मूल दीर्घ के बाद एक नया क्वेश्चन आपका बनता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब संयुक्त स्वर जो हम कहते हैं, संयुक्त स्वर का मतलब कि दो भिन्न भिन्न, वहां पर क्या था कि समान स्वर मिलने के बाद जो स्वर बने वो मूल दीर्घ कहलाए, लेकिन जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से मिलकर के बनेंगे वो हमें संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है ये देखेंगे हम। ए, ऐ, ओ और आओ। अब इसमें हम देखेंगे कि किन किन वर्णों से मिलकर बना। संयुक्त स्वर क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वर, कैसे स्वर हो? भिन्न भिन्न स्वर हो तो उनके योग से मिलकर जो स्वर बनेगा उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे मिलकर के आपके बनते हैं। आ हो या दीर्घ आ हो, फिर भी क्योंकि जब आप छंद पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इनके मिलने से और ई के मिलने से आपका क्या बनेगा? ए। और आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इसके बाद ए मिलकर के आपका क्या बनेगा? ऐ। आ प्लस ऊ मिलकर के आपका बनेगा ओ। और यही आ या आ प्लस ओ मिलकर के आपका क्या बनेगा? तो आपने देखा कि ये स्वर जो बन रहे हैं भिन्न भिन्न, समान नहीं मिलके, चाहे ह्रस्व आई मिलेगा चाहे दीर्घ आई मिलेगा, बनेगा क्या? ए। यही आपके गुण संधि का प्रतीक होगा, वृद्धि संधि का प्रतीक होगा। जब आप संधि पढ़ेंगे तो इन्हीं वर्णों का प्रयोग वहाँ पर होता है। कौन धन के पहले आता है, कौन सा धन के बाद आता है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो आगे इन चीज़ों को जानेंगे। पहले इतना देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, ये किन किन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये रहे आपके संयुक्त स्वर। आगे आपने जब पढ़ा स्वर के 3 भेद, कौन कौन से थे आपके 3 भेद? तो स्वर के जो 3 भेद आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि आपका एक खत्म हुआ, यहाँ से समाप्त हुआ ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, पहला। दूसरा आपने देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को भी आपने अलग अलग करके तोड़ा, उसमें आपने जाना ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी थी? 4। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी थी? 7। इसमें से संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। तो यहाँ तक रहे कौन कौन से थे वो चीजें आपने देखा। अब इसके बाद 2 भेद तो समाप्त हुए, तीसरा भेद आपका बचता है जो प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का मतलब क्या है? कहा जाता है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से उच्चारित करते समय 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हिंदी में तो होता नहीं है, बहुत कम होता है। संस्कृत से ज़्यादा प्रयोग इसका संस्कृत में किया जाता है। और संस्कृत में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका वैदिक संस्कृत में हुआ है, जिसे हम हिंदी में 3 की तरह लिखते हैं। जैसे किसी वर्ण को आप उच्चारित करेंगे, जैसे आप लिखते हैं ओम, तो इसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये आपके रहे स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर की मात्राओं के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्योंकि इसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है।
इसका प्रयोग छंद में लघु वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग छंद में गुरु वर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसका चिन्ह लघु का इस तरह से, गुरु का इस तरह से होता है, और प्लुत स्वर की जो चिन्ह मात्रा का प्रतीक है वो हिंदी में 3 की तरह लिखा जाता है। तो ये आपके रहे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और कैसे कैसे आपके मिलकर बने। इसी में एक आप लोग सोचेंगे एक चीज़ और कि आपने बताया कि कुल स्वरों की संख्या 13 कैसे होती है, या देवनागरी में स्वरों की संख्या 13 कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पर ये पूछा नहीं जाता कि हिंदी में या भ्रंश में, पाली में या प्राकृत में, तो वहाँ पर 13 हुए। तो 2 वर्ण आप और पढ़े होंगे जिसको आप कहते हैं अंग और आ। इसे हिंदी में अलग रूप दिया गया, जिससे कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है। तो अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? अंग और आह। अब इसमें हम देखेंगे कि इसको हम जानते कैसे हैं। आयोग, ह्रस्व आ आया, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। इसका अर्थ है क्या? ना योग हो, किसमें? ना स्वर में ना व्यंजन में, यानी कि कुल मिला के जिन वर्णों का योग ना स्वर में हो ना व्यंजन में हो उसे हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। और अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, इसी का दूसरा रूप होता है, वहाँ पर जब आगे हम जानेंगे अनुनासिक कहा जाता है। और विसर्ग जो होता है, यह विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? हा की तरह होता है। कभी पूछ लिया जाए पेपर में तो ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछ लिया किस वर्ण का उच्चारण हा की तरह होता है, तो विसर्ग का उच्चारण आपका हा की तरह होता है। क्योंकि आप उच्चारित करके देखिए, जैसे आपको लिख दिया गया प्रातः या दे दिया गया अतः, स्वतः, बहुत सारे शब्द ऐसे आपके आते हैं। तो ये रहे आपके स्वर। स्वर में कौन कौन से आते हैं? अयोग वाह। ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहीं से और भी आपके प्रश्न बनेंगे। जब आपके वर्णमाला टॉपिक समाप्त होगा तो इसके बाद जो प्रैक्टिस चलेगी तो वहाँ पर चीज़ें आपके नए नवनिर्मित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अयोग वाह सहित हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होगी? 13, क्योंकि 11 आपके स्वर होते हैं और अयोगवाह के 2 आप जोड़ देंगे तो कितना होगा? 13। सहित, और कभी पूछ लिया जाए कि अयोगवाह रहित हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो रहित का मतलब कि नहीं, अयोगवाह ना जुड़ा हो तो कितना होगा? 11। तो 2 क्वेश्चन आपके और नवनिर्मित बनेंगे। तरीके अलग अलग होंगे, चीज़ें वही होंगी, आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा कितने स्वर कैसे क्या होते हैं। तो अयोगवाह सहित हिंदी में स्वरों की संख्या 13 होती है। अयोगवाह रहित हिंदी में स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 11 होती है। अब आइए हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से कैसे होता है? तो आप देखेंगे कि ह्रस्व आ जहाँ उच्चारित होगा तो मूल दीर्घ बना है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। दूसरा देखेंगे, इसके बाद आपका क्या आता है? ई, दीर्घ ई, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। इसके बाद आगे देखेंगे ऊ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। इसके बाद ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ तालु से। ओ और अव का उच्चारण स्थान
कंठ ओष्ठ से होता है। तो ये आपके 11 स्वरों के उच्चारण स्थान भी हो गए कि 11 स्वर के जो उच्चारण स्थान होते हैं, चाहे इसे शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज जानते रहिए जो कि आजकल के पेपर में सबसे ज़्यादा आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमने आगे बताया। अगर आप इतना जान गए कि ये किन किन वर्णों से मिल करके बने हुए हैं तो आपको ये समस्या ही नहीं होगी उच्चारण स्थान में जानने की, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो यहाँ पे आपने देखा तो इन दोनों का जब उच्चारण स्थान आपने पढ़ा तो क्या लिखे आपने? कंठ तालु। और इसके बाद फिर जब आ दोनों में है तो इनका भी उच्चारण स्थान कंठ से हुआ। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ? कंठ ओष्ठ से। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आजकल के हर पेपर में पूछे जाते हैं कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, आय का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है और औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये रहे आपके स्वरों के भेद, कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, सभी चीज़ों का, मात्राओं की संख्या कितनी है, चीज़ें आपकी सारी आपके दिखी। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने अलग अलग करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम आपको अगली क्लास में इसका आगे वाला वीडियो स्वरों के उच्चारण स्थान, यानी कि जो आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुख के आधार पर या ओठ के आधार पर या जीभ के आधार पर कौन सा वर्ण अग्र पश्च मध्य जो आपके पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा।